नमस्कार। आज हम 2026 के विधानसभा चुनावों के उन चौंकाने वाले आंकड़ों को डिकोड करने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। ये ऐसे नंबर्स हैं जो कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हो रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस पूरे चुनावी गणित को और इसके पीछे छिपी कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एग्जिट पोल के धमाके से लेकर बंगाल के निर्णायक जिलों, मतदाता सूची से जुड़े विवाद, वहां की जनसांख्यिकी, फिर राष्ट्रीय परिदृश्य और अंत में 4 मई के अंतिम नतीजों तक का पूरा सफर तय करेंगे। शुरुआत करते हैं इस सबसे बड़े और सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाले आंकड़े से, 192। टुडेज चाणक्य का अनुमान है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 192 सीटें हासिल कर सकती है। जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां पिछले 15 सालों से एआईटीसी यानी तृणमूल कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है, वहां ऐसा अनुमान आना किसी बड़े राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। तो पहले बात करते हैं इस एग्जिट पोल के धमाके की और समझते हैं कि इन विशाल आंकड़ों का असल मतलब क्या है। इस राजनीतिक भूकंप की असल नींव है ये ऐतिहासिक आंकड़ा 92.93% मतदान। यह पश्चिम बंगाल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा टर्नआउट है। ये सिर्फ कोई प्रतिशत नहीं है, ये साफ दिखाता है कि इस बार वोटर कितने ज्यादा जागरूक थे और कितनी बड़ी तादाद में घरों से निकले। जब भी इतनी भारी वोटिंग होती है ना, तो समझ लीजिए कि जमीन पर कुछ बहुत बड़ा बदलाव पकड़ा है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि अनुमानों के मुताबिक सत्ताधारी एआईटीसी 100 सीटों के आसपास सिमटती दिख रही है। वहीं बीजेपी, जो 2021 में सिर्फ 77 सीटों पर थी, वो सीधे 192 तक की छलांग लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये सत्ता का एक बहुत बहुत बड़ा हस्तांतरण होगा। आगे बढ़ते हैं बंगाल के उन निर्णायक जिलों की तरफ जो असल में इस पूरी चुनावी बाजी को पलट सकते हैं। जमीन पर दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी और उनकी रणनीतियां एकदम अलग थीं। एक तरफ एआईटीसी ने अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों, राज्य के अधिकारों और बंगाली अस्मिता को अपना मुख्य हथियार बनाया। साथ ही सीएए को लेकर लोगों की चिंताओं को भी जोर शोर से उठाया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 15 साल की सत्ता विरोधी लहर, सीमा पार घुसपैठ, राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एक बेहद आक्रामक कैंपेन चलाया। अब इन दावों का असर इस बात पर टिका है कि इन इलाकों का चुनावी इतिहास कैसा रहा है। 2021 में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों ने एक तरफा एआईटीसी का साथ दिया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरे चरण की 76 सीटों पर पिछली बार जीत का मार्जिन 25,000 वोटों से भी ज्यादा था। किसी भी विपक्षी दल के लिए इतनी बड़ी खाई को पाटना एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। लेकिन इस बार विपक्ष ने ग्रामीण इलाकों और एंटी इनकम्बेंसी पर फोकस करके इस फासले को कम करने की पूरी कोशिश की है। चलिए अब रुख करते हैं इस चुनाव के सबसे ज्यादा चर्चा में रहे विवाद की ओर, जो है मतदाता सूची विवाद। ये पूरा विवाद विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया के इर्द गिर्द घूमता है। आसान भाषा में कहें तो ये वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक तरीका है जिसमें उन लोगों के नाम हटाए जाते हैं जो वहां नहीं रहते, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। बीजेपी ने इसका ये कहकर पुरजोर समर्थन किया कि फर्जी वोटर्स को हटाना बहुत जरूरी था, लेकिन एआईटीसी ने इसके खिलाफ कड़ा एतराज जताया और कहा कि इससे बिल्कुल सही और असली मतदाताओं के वोट देने का अधिकार छीनने का बहुत बड़ा खतरा है। और इस विवाद का पैमाना कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरे 90 लाख। बिल्कुल सही सुना आपने, करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। ये राज्य के कुल वोटर्स का लगभग 12% है। ये एक ऐसा विशाल आंकड़ा है जिसने जमीन पर एक बड़ी राजनीतिक हलचल और काफी कंफ्यूजन पैदा कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इसका असर किसी एक पार्टी के समर्थकों तक सीमित नहीं था। दलित हिंदू मतुआ समुदाय का ही उदाहरण ले लीजिए। एक स्थानीय बीजेपी एजेंट ने खुद रिपोर्ट किया कि सिर्फ उनके ही बूथ से 1/3 मतदाताओं के नाम गायब थे, जिससे पूरे समुदाय में भारी नाराजगी फैल गई। ये साफ दिखाता है कि इस एसआईआर प्रक्रिया ने राजनीतिक खेमे के हर हिस्से, चाहे वो किसी का भी मजबूत गढ़ क्यों ना हो, उसको बुरी तरह प्रभावित किया। अब आते हैं जनसांख्यिकी और आत्मसम्मान के उस मानवीय पहलू पर जो इन सारे आंकड़ों के पीछे छिपा है।
इस चुनाव में एक बहुत बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है वो ये कि क्या महिला वोटर्स सत्ताधारी पार्टी से छिटक रही हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो महिलाएं एआईटीसी का एक बेहद मजबूत आधार रही हैं, जो अक्सर 50% तक का वोट शेयर पार्टी की झोली में डालती आई हैं। लेकिन इस बार शहरी इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठी चिंताओं और रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों के बीच क्या इस मजबूत वोट बैंक में कोई दरार आई है? इसका जवाब तलाशते हुए हमें ग्रामीण और शहरी सोच में एक बारीक सा अंतर दिखता है। गांव में चल रही नकद हस्तांतरण यानी कैश ट्रांसफर योजनाओं ने एक बहुत गहरा असर छोड़ा है। कई ग्रामीण महिलाओं के लिए हर महीने सीधे बैंक खाते में पैसे आना केवल एक आर्थिक मदद नहीं है, ये उनके लिए वित्तीय आज़ादी और समाज में एक नए आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया है। उनके लिए ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, बल्कि सम्मान का मामला है, और यही भावना उनके वोट को एक बहुत मजबूत आधार देती है। चलिए अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या चल रहा है। अगर हम बाकी राज्यों के एग्जिट पोल्स पर नजर डालें तो असम ने सत्ताधारी बीजेपी गठबंधन 102 सीटों के भारी अनुमान के साथ अपनी सत्ता बरकरार रखता दिख रहा है। लेकिन केरला का मुकाबला सच में बहुत ही रोमांचक है। वहां यूडीएफ 69 सीटों के साथ थोड़ी सी बढ़त पर है, जबकि एलडीएफ 64 सीटों के साथ बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रही है, एकदम नेक टू नेक फाइट। और तमिलनाडु की बात करें तो वहां की राजनीति में एक बिल्कुल ही नया और दिलचस्प मोड़ आ गया है। सत्ताधारी डीएमके गठबंधन के 125 सीटों के साथ सत्ता में बने रहने का अनुमान है। लेकिन असली सरप्राइज पैकेज है अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके। अनुमान है कि टीवीके 63 सीटें जीतकर दशकों पुरानी पार्टी एआईडीएमके को पछाड़ देगी और राज्य की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाएगी। ये तमिलनाडु की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो इन सब रोमांचक अनुमानों के बाद अब बारी है अंतिम नतीजे के इंतजार की। आइए एक बार इस पूरी चुनावी टाइमलाइन को देख लेते हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हुई थी और 29 अप्रैल को दूसरे चरण के साथ मतदान का काम पूरा हो गया। इस दौरान सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम थे कि पूछिए मत। अकेले दूसरे चरण में ही 3.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात थे। और अब पूरे देश की नजरें सीधे 4 मई पर टिकी हैं, जब चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर फाइनल नतीजे घोषित करेगा। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। पश्चिम बंगाल में होने वाला ये संभावित बड़ा उलटफेर और तमिलनाडु में टीवीके जैसी नई राजनीतिक ताकत का अचानक से उभरना, ये महज चुनाव के कुछ आंकड़े नहीं हैं। ये बहुत बड़े जनसांख्यिकीय और सामाजिक बदलावों का साफ संकेत हैं। आखिर ये ऐतिहासिक बदलाव आने वाले समय में भारतीय राजनीति के भविष्य को किस तरह से फिर से परिभाषित करेंगे? 4 मई को जब असली नतीजे सामने आएंगे तो सिर्फ हार जीत का फैसला नहीं होगा, बल्कि हमारी राजनीति की एक नई दिशा भी तय होगी। तब तक के लिए इन बातों पर विचार करते रहिए और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।